अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 16 है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आज हमने स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि टोटल हमारे पास इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन डेफिनेशंस हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या है। इस चैप्टर का सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं। उसके बाद है कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये दो जो हैं, शायद लाइट की वजह से आपको ना नजर आ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी के बाद हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब ये है कि हम लोग अगर किसी इंड्यूस्ड करंट को हमने ट्रांसफ़र करना हो तो हम उस तरीके से कैसे करेंगे। किसी रेस्ट चार्ज को, पॉइंट चार्ज को अगर हमने एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना तो कैसे करेंगे, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। हम इसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, उसको हम स्टडी करेंगे। कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, और उस कैपेसिटर की जो टोटल एबिलिटी होती है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या मतलब है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है तो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए जो आपको फोर्स चाहिए होगी उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएंगे। इसके नाम के अंदर ये चीज़ें जाहिर है। इलेक्ट्रो मीन्स करंट, मोटिव मीन मोशन, मीन्स द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद है हमारे पास सेल, जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं, जनरल सेल भी बोल सकते हैं। 9th केमिस्ट्री में भी आपने इसको स्टडी किया होगा कि सेल किस किस किस्म के होते हैं। एक प्राइमरी सेल होता है, एक सेकेंडरी सेल होता है जो रिचार्जेबल सेल होता है, जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस उसके अंदर होता रहता है, वो सेकेंडरी सेल कहलाता है। और जो कि सिंपल सेल होता है जिसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, वो वन टाइम यूज़ के लिए होता है, उसको हम प्राइमरी सेल कहते हैं, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। उसके बाद है करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से जनरेट होता है, किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, और वो जब प्रोड्यूस होकर किसी सर्किट में फ्लो कर रहा होता है तो उस सर्किट में कहाँ कहाँ पर वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है, कहाँ कहाँ पर उसकी स्पीड कम हो रही होती है, उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, मीन्स रुकावट। रेजिस्टेंस कहते हैं कि करंट की रुकावट आती है जिस भी पॉइंट पर, जिस भी पोजीशन पर, जिस भी टर्न पर सर्किट में करंट कहाँ कहाँ पर कम करना है हमने, कहाँ कहाँ पर बढ़ाना है हमने, उसके लिए हम रेजिस्टर्स जो हैं वो खुद भी लगाते हैं। वो खुद इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम करंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकें। तो उसके लिए हम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगाएंगे, और वो रेजिस्टेंस किस तरीके से लगते हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे। उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब ओहम्स लॉ, रेजिस्टर के बारे में, करंट के बारे में और वोल्टेज के बारे में, ये जो तीन चीज़ें हैं, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, इन तीन चीज़ों का जो एक रिलेशन है वो हमें एक साइंटिस्ट हैं ओहम्स, उन्होंने हमें बताया है, उसको हम ओहम्स लॉ कहते हैं। इस ओहम्स लॉ के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, यानी कि जो कि सर्किट, जिस भी सर्किट के अंदर हम रेजिस्टर्स लगाएंगे वो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम एक सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, हम क्यों लगाते हैं। पैरेलल में लगा रहे हैं तो पैरेलल का भी यही हिसाब होगा कि हम ये देखेंगे कि पैरेलल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और हम उसको क्यों लगाते। आफ्टर दैट जूल्स लॉ है, ये एनर्जी के बारे में रिलेट कर रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि एनर्जी का यूनिट है जूल्स, तो जूल्स लॉ जो है वो एनर्जी को रिलेट करेगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर जो टोटल हीट एनर्जी जनरेट होती है, या जो हम उसको टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी और टोटल कितनी एनर्जी हमने किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को देनी है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर
और इलेक्ट्रिक पावर के बाद लास्ट हमारा टॉपिक होगा फ्यूज एंड हाउस सर्किट्स। जो हमारे घरों के सर्किट्स होते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं, उनके अंदर फ्यूजेस लगाए जाते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं, और हाउस सर्किट जो है वो किस तरीके से बना होता है, उसमें किस तरीके से हमने सर्किट को बनाया हुआ होता है, कहाँ पर हमने उसकी डाइवर्जेंस रखी होती हैं, किस किस तरीके से हमने स्विचेस को, बोर्ड्स को और मेन पैनल को और उसके बाद सप्लीमेंट पैनल को हम लोग लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। ये हमारे पास इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं जिनको हमने पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर से। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क है, कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, ये हम पढ़ते हैं। कंडक्टर का मतलब ये है कि एक ऐसा एलिमेंट जो कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प आउट करे, एग्री हो जाए कि मैंने इस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है। मीन्स ये कि अगर हम दरवाजे के साथ खिड़की है, दीवार में खिड़की, अगर हम उसको खोलते हैं तो खोलते वक्त हवा जो है वो बाहर से कमरे के अंदर आ सकती है। मीन्स कि हमने एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी चीज़ लगा दी है जो कि आपकी हवा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही है। अगर खिड़की नहीं है, अगर दरवाज़ा नहीं है, प्लेन दीवार है, तो दीवार के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो बाहर की हवा को अंदर या अंदर की हवा को बाहर ट्रांसफ़र कर सके। उसका मतलब ये हुआ कि हमें एक बेनिफिट मिल रहा है खिड़की के ज़रिए, दरवाजे के ज़रिए, कि वो हवा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही है। वो लाइट को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर आप खिड़की खोलते हैं तो रोशनी बढ़ जाएगी, और अगर आप दीवार लगी हुई है, खिड़की नहीं है, तो आपकी रोशनी जितनी है रूम की वही रहेगी, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें बेनिफिट्स हैं हमारे लिए, कुछ कंडक्टर्स होते हैं, ये तमाम एलिमेंट्स कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक ब्लॉक, अब इस ब्लॉक में अगर यहाँ से सूरज की रोशनी आती है और इसके बीच में हम यहाँ पर एक गैप लगा देते हैं, तो गैप के ज़रिए से ये सूरज की रोशनी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है। मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन अगर ये ब्लॉक होता है, बिल्कुल ये हमने इसको ब्लॉक कर दिया यहाँ से, तो ये सूरज की रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी, वो इस साइड पर नहीं जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने बैरियर बना दिया, इसने एक ऐसा बैरियर बना दिया जो कि सूरज की रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देगा। तो इसको हम कहेंगे एक ऐसी डिवाइस जो कि बैरियर जनरेट कर दे, वो एक जगह की चीज़ को दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना होने दे, उसको हम इंसुलेटर कहेंगे। अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक की बात अगर हम करें, अगर हम करंट की बात करते हैं, तो करंट में हमारे पास, करंट की अगर हम बात करें तो करंट में हमारे पास एक कंडक्टर है, आयरन। मेटल्स जितने भी हैं, जनरली जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। एक आयरन का अगर आप पीस लें और आयरन के पीस के ऊपर ये आयरन का एक आप ब्लॉक ले लें, अगर आयरन के ब्लॉक के यहाँ पर आप करंट सप्लाई करेंगे तो वो करंट इस पॉइंट पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर करंट देंगे तो वो करंट आपको इस पॉइंट पर ऑब्जर्व होगा। लेकिन अगर आप इस आयरन के ब्लॉक के साथ यहाँ पर आप एक वुड का पीस लगा दें, उसके बाद अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करें तो आपको कोई करंट एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई भी करंट आपको महसूस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर आपने ये वुड का पीस लगाया, इस वुड के पीस ने एक बैरियर बना दिया और उस बैरियर ने इस करंट को यहाँ से आगे फ्लो होने से रोक दिया। तो आयरन के पीस में यहाँ से तो करंट यहाँ तक तो पहुँच गया था, लेकिन इसके आगे एक बैरियर बन गया और इस बैरियर ने इस करंट को आगे फ्लो होने से रोक दिया। तो वो तमाम एलिमेंट्स जो कि करंट को, पानी को, टेम्परेचर को, लाइट को
किसी भी एलिमेंट को सेकंड मीडियम में पहुंचने से रोक दें, सेकंड मीडियम में पहुंचने से मना कर दें, सेकंड मीडियम में पहुंचने से बीच में कोई ना कोई बैरियर खड़ा कर दें, उनको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। और जो इस बात की इजाज़त दे दें, जो कि मीडियम को अपने अंदर से पास होने की इजाज़त दे दें इलेक्ट्रिक करंट को, हीट को, उसको हम कंडक्टर का नाम देंगे। कंडक्टर और इंसुलेटर के बाद हमारे पास नेक्स्ट कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ किसे कहते हैं? कूलम्स लॉ कहा जाता है, इनकी एक स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ की। इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर कोई दो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, कोई दो इलेक्ट्रिकल बॉडीज एक दूसरे के रिलेशन में रखी जाती हैं, एक दूसरे के करीब लाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ये बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है Q1, एक ये दूसरी बॉडी है और इसका चार्ज है Q2। Q जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दोनों बॉडीज के चार्ज सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनको डिफरेंट लेबल्स लगा दिए। Q1 इज द चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड Q2 इज द चार्ज ऑफ सेकंड बॉडी। अकॉर्डिंग टू कूलम्स व्हेन दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जब ये दोनों एक दूसरे की फील्ड में लाए जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं। जो फोर्स ये दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम ये बात सबसे पहले जानेंगे कि जैसे जैसे ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के करीब आएंगी, जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आएंगी मीन्स इनका डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, इनकी फोर्स बढ़ेगी। और दूसरा, इनके चार्जेस जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे इनकी फोर्स बढ़ती चली जाएगी। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि फोर्स का जो रिलेशन है वो दो है। पहला फोर्स का रिलेशन ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मींस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द चार्जेस द फोर्स विल आल्सो बी इंक्रीज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कूलम्स लॉ जस्ट सिमिलर टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। उसमें भी हमने यही बात पढ़ी थी कि अगर कोई दो बॉडीज एक दूसरे के करीब हैं तो उनके मासेस का रेशो एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल का क्या रहता है? F is directly proportional to m1 m2 and F is inversely proportional to the square of the distance between them। वही बात यहाँ पर भी आ रही है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं तो हमारे पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये हमारे पास एक रिलेशन बनता है। और इस रिलेशन में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटा रहे हैं और हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दें। तो जो कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं वो कांस्टेंट है K, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर K जो है वो कांस्टेंट है और K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाएगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है हमारे पास 9 एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी फिक्स वैल्यू है। इसका यूनिट हम किस तरीके से निकालेंगे? इसका यूनिट ऑफ K जो है, यूनिट ऑफ K अगर आपने फाइंड करना है तो इसी इक्वेशन में से K की वैल्यू आप निकालिए। K की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे K इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। अब यहाँ पर आप देखें कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं तो दोनों का यूनिट कूलम इनटू कूलम होगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट वैल्यू है और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारा आज का थर्ड टॉपिक था, सेकंड टॉपिक था जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा। इंशाल्लाह जो हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।